नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है आज के वीडियो में। आज हम लोग आवास के बारे में पढ़ेंगे। सीटेट ईवीएस में हमारा आवास से भी एक दो प्रश्न बन जाते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। उसमें ज्यादा कुछ कठिन नहीं होता, केवल आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है और आपका एक नंबर फ्री में मिल जाएगा। तो आज हम लोग आवास के बारे में देखते हैं। क्या है आवास? आवास यानी कि घर। तो आवास का जो अगर परिभाषा उसको हम डिफाइन करें तो हमारा जो परिभाषा होगा वह स्थान जो हमें खतरों और खराब मौसम से बचाता है। क्या करता है? खतरों और खराब मौसम में हमारी सुरक्षा करता है, बचाता है। अब खतरों से जानवर हो गए, उनसे हमें खतरा रहता है, उनसे बचाता है। और किसी विपरीत परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में हमको बचाता है। अब मौसम संबंधी देख लीजिए, मौसम संबंधी घटनाएं होती रहती हैं, बारिश होती रहती है, कभी कभी ओले पड़ते हैं, आंधी आता है। उन सब से हमें कौन बचाता है? हमारा घर ही बचाता है। तो उसी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आवास क्या दिया गया है, उसके बारे में क्या दिया गया है, उसको पढ़ते हैं अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। जलवायु के आधार पर आवास भिन्न भिन्न होते हैं, यानी जलवायु के आधार पर आवास भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए हमारा जो भारत देश है, भारतवर्ष है, यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे तो वहां पर कई विषमताएं पाई जाती हैं। कहीं पर ज्यादा ठंडक पड़ती है, कहीं पर हमेशा ही ठंडक पड़ती रहती है। जहां गर्मी पड़ेगी वहां पर हमेशा 12 महीने लगातार गर्मी ही पड़ेगी। थोड़ा सा उस 12 महीने में चेंजेस आता है, नहीं तो वहां पर हमेशा गर्मी पड़ेगी। अगर ठंडी पड़ रही है वहां पर तो वहां पर हमेशा ठंडी पड़ेगी। तो वहां के जो जीवधारी होते हैं, जैसे मनुष्य, जीव जंतु होते हैं, तो अपना जीवन यापन करने के लिए वहां के जो मनुष्य होते हैं उसी वातावरण, उसी पर्यावरण के अनुसार वहां पर अपने घरों का निर्माण किए हुए रहते हैं, जिससे उनको अपना जीवन यापन करने में कोई कठिनाई ना हो। तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, घरों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी विशेषता के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से घर किस राज्य में पाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया। तो उसी क्रम में हमारा जो पहला घर है वो दिया गया है स्टिल्ट हाउस। क्या है? स्टिल्ट हाउस। इसके बारे में देखते हैं। यह जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। कितनी ऊंचाई पर? 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। अब ऊंचाई पर घर बनाना है तो हमें ऊंची वस्तु का जरूरत पड़ेगा बनाने के लिए। ऊंचाई पर बनाना है तो ऊंची ही वस्तु का जरूरत पड़ेगा बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे? किससे बनाएंगे? बांस के खंभों पर बनाएंगे। किससे बनता है वहां का घर? बांस के खंभों पर बनता है। यहाँ पर दिया गया है क्यों? आखिर क्यों घर ऊंचाई पर बनाए जाते हैं? तो इसका उत्तर मिलेगा, क्यों का उत्तर हमें मिलेगा अधिक बारिश के कारण। वहां पर वर्षा अधिक होती है, इसीलिए वहां पर घर ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आखिर ये राज्य कहाँ बनाए जाते हैं, किस स्थान पर बनाए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर कहाँ बनाए जाते हैं, असम और मेघालय। कहाँ पर? असम और मेघालय में ऐसे घर बनाए जाते हैं। ओके, आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे जो घर दिया गया है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जो हमारा अगला हाउस है वो है बोट हाउस। क्या? बोट हाउस। इसके बारे में देखते हैं। नाव घर, इसका हिंदी हम रूपांतरण करेंगे बोट हाउस का, तो उसका अर्थ होगा नाव घर। नाव घर नाव पर बनाया जाता है। नाव घर नाव पर बनाया जाता है। नाव की लंबाई 80 फीट व चौड़ाई 8 फीट होती है। आप लोग खुद अनुमान लगा लीजिए कि अगर नाव पर घर बनाया जा रहा है तो नाव की लंबाई चौड़ाई भी हमें ज्यादा करना पड़ेगा, तभी हमारा घर उस पर अच्छे तरह से सेटल हो सकेगा, अच्छा बन सकेगा, उसमें रहने के लिए पर्याप्त स्थान मिलेगा। ठीक, तो हम देखते हैं उसकी जो लंबाई होती है वो 80 फीट होती है, चौड़ाई कितनी होती है? 8 फीट होती है। उसी पे हमारा घर बनता है, उसी में हम लोग जीवन यापन करते हैं। और देखते हैं तो फिर दिया गया है कहाँ कि ऐसे घर नाव बोट यानी कि बोट हाउस कहाँ पर बनते हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखते हैं झीलों का शहर। झीलों का शहर किसे कहते हैं? श्रीनगर को। तो ऐसे जो घर होते हैं बोट हाउस
वो कहाँ पर मिलते हैं? श्रीनगर में। कहाँ पर? श्रीनगर में। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग श्रीनगर में, आप लोग को अच्छी तरह पता होगा, पहले भी पढ़े होंगे आप लोग, कि श्रीनगर में कौन सी झील है? डल झील। डल झील है। उसी में जो बड़ी बड़ी नाव चलती है उसी को हम क्या कहते हैं? शिकारा। उसी पे हमारा घर बना होता है अच्छा अच्छा, उसी को हम क्या कहते हैं? शिकारा। शिकारा कहते हैं। फिर उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर दिया गया है डोंगे। तो देखिए अभी हम आपको बताएं, जो बड़े बड़े नाव पर घर रहेंगे उसे शिकारा कहेंगे, और उसके बाद जो छोटे छोटे घर बने रहेंगे नाव पर उसको क्या कहेंगे हम लोग? डोंगे कहेंगे। क्या कहेंगे? डोंगे। इसका अर्थ यही समझिएगा आप लोग, जो जितने भी बड़े बड़े घर बने रहेंगे नाव पर उसको शिकारा कहेंगे, और जो छोटे छोटे काम चलाऊ घर या थोड़े दिनों के लिए बनाए जाते हैं वो किस पर बनाए जाते हैं? डोंगे पर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे हमारा दिया गया है कश्मीर ऑब्लिक लद्दाख। कश्मीर और लद्दाख, इसके बारे में देखते हैं कि यहाँ के घर कैसे बनाए जाते हैं। तो चर्चा करते हैं इसके बारे में। देखिए, यहाँ के घर पत्थर के बनते हैं। किसके बनते हैं? पत्थर के बनते हैं। पत्थर को चिपकाने के लिए मिट्टी व चूने से पुताई की जाती है। अगर पत्थर के हम लोग घर बनाएंगे तो ऐसा थोड़ी है कि हम लोग ऐसे ऐसे पत्थर रखते रहे हैं वो रुक जाएगा। नहीं रुकेगा, गिर जाएगा। जब उसके ऊपर से हम कोई और भार डालेंगे तो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो उसको चिपकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मिट्टी व चूने से पुताई की जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे दिया गया है, यहाँ के घर 2 मंजिले के होते हैं। नीचे के मंजिल में खिड़की नहीं लगी होती। जो यहाँ पर घर बना रहेगा वो 2 मंजिला का घर होगा, और नीचे वाली जो मंजिल होगी उसमें खिड़की नहीं लगी होगी। यानी कि जो पहला मंजिल होगा हमारा ऊपर वाला उस पर खिड़की रहेगा, और जो नीचे वाली मंजिल होगी उस पर खिड़की नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे इसकी विशेषता क्या है उसको देखते हैं। जो आगे विशेषता दिया गया है इसका, वो है नीचे के मंजिल का प्रयोग जानवरों व सामान को रखने के लिए किया जाता है। जो हमारी नीचे वाली मंजिल है उसमें जानवर व सामान रखे जाते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। जो इसकी अगली विशेषता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आगे हमारा दिया गया है, सर्दियों में परिवार भी नीचे की मंजिल पर चले आते हैं। जब वहां पर कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है यानी कि सर्दी के ऋतु में, तो ऊपर जो लोग मनुष्य रहते थे ऊपर वाली मंजिल पर, वो लोग भी नीचे वाली मंजिल पर जानवरों के साथ रहने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जानवरों के साथ रहने पर जानवरों से उनको गर्मी मिलता है। क्या मिलता है? गर्मी मिलता है। ज्यादा लोग इकट्ठा रहेंगे, जीव जंतु है, मनुष्य भी जीव जंतु है, वो भी जीव जंतु हैं, तो जब ज्यादा लोग इकट्ठा रहेंगे थोड़े से क्षेत्रफल में तो वहां पर अधिक गर्मी होगा, जिससे ठंडक कम लगेगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे दिया गया है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जल। आज हम लोग जल के बारे में पढ़ेंगे। इससे सीटेट ईवीएस में ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन जो एक दो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जल से संबंधित उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जल यानी कि वाटर। आप लोग शुरू से ही जब से जानने लायक हो गए हैं तब से ही आपको पता होगा कि पृथ्वी की सतह पर जल का प्रतिशत 71% है और स्थल का 29% है। इसको तो आपको ना डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, इसको तो आप अच्छी तरह जानते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो हम लोग को इस समय बहुत ही जरूरी है हम लोगों के लिए, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, इसको देख लीजिए। जल दिवस। जल दिवस हमारा कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ओके, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इधर देखिए, 26 दिसंबर 2004 की सुनामी, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये थोड़ा जल से रिलेटेड सा, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे थे। तो इसको देखिए, हिंद महासागर में आई सुनामी भारत समेत कई देशों में तबाही मचाई थी। कब आया था? 26 दिसंबर 2004 को। ओके, तो इसको देखिए, हिंद महासागर में आई सुनामी ने भारत समेत कई देशों में तबाही मचाई। सुनामी से, किससे? सुनामी से
कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार व चेतावनी भरे आवाजों को अंडमान की एक खास जनजाति बच निकली। यानी कि सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार व चेतावनी भरी आवाजों को अंडमान की एक खास जनजाति, वहां पर एक जनजाति रहती थी, एक खास जनजाति वहां से बच निकली। यानी कि जब सुनामी आने वाला था तो वो लोग जानवर पाले थे यहाँ, या और वहां पर जो जानवर रहते थे उनके अजीब व्यवहार और उनके आवाजों से लोगों को पता चल गया कि सुनामी आने वाली है, और उससे सुनामी आने से पहले ही ले वो लोग वहां से निकल लिए और सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। तो उस जनजाति का अगर नाम पूछता है तो जनजाति हमारी होगी सेंटिनली। सेंटिनली क्या? सेंटिनली। उस जनजाति का नाम सेंटिनली है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे दिया गया हमारा मृत सागर। क्या नाम है इसका? मृत सागर। तो इसके बारे में देखिए, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है, यानी कि हम इसमें ज्यादा नहीं डिफाइन करना चाहते हैं, क्योंकि जो सीमित है जल के बारे में ज्यादा पूछता नहीं है सीटेट ईवीएस में। जितना पूछता है उसी के बारे में बताएं, ज्यादा बोझ क्या अपने ऊपर ले या आपके ऊपर रखें। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर। यह दुनिया का सबसे नमकीन सागर। इसके 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है। 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक मिलता है इसके। अब सोचिए कितना नमकीन इसका पानी होगा। अगर खाने में गलती से 1 चुटकी नमक ज्यादा हो जाता है तो इतना खाना जो रहता है नमकीन हो जाता है, नहीं खाने का मन करता है अगर ज्यादा हो गया है नमक। तो वहां पर वही कल्पना करिए कि 1 लीटर में 300 ग्राम नमक मिल रहा है। अगर किसी को पीने को दिया जाए तो कभी नहीं पिएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कुछ नहीं है, अब हमारा ही लास्ट टॉपिक था। अब आगे टॉपिक में जो नेक्स्ट पाठ्यक्रम के अनुसार जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।